नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से दीपावली अवकाश के कारण हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो श्रृंखला चल रही थी, जो टॉपिक चल रहे थे, उन पर थोड़ा ब्रेक लग गया था। अब आप लोग दीपावली की छुट्टी से फ्री हो गए हो और नीट की तैयारी में जी जान से मेहनत के साथ लग गए होंगे। उसी तैयारी में हम आपका छोटा सा सहयोग करते हुए हमारे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो हमारे रीट का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना की जाती है 28 जनवरी 1950 को। कब की जाती है इसकी स्थापना? 28 जनवरी 1950 को। जो उच्चतम न्यायालय है, जिसको अपन सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की जाती है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब की जाती है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 28 जनवरी 1950। हमें ये डेट याद रखनी है, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका उद्घाटन कब किया गया था, कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को और उद्घाटन किया गया था 29 जनवरी 1950 को। इसका उद्घाटन कब किया गया सर्वोच्च न्यायालय का? 29 जनवरी 1950 को। तो दोनों फैक्ट याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई और इसका उद्घाटन 29 जनवरी 1950 को किया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय था, इसको पहले 28 जनवरी 1950 से पहले क्या बोलते थे? प्रीवी काउंसिल या फेडरल कोर्ट बोला जाता है। उसके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय ने किसका स्थान लिया? प्रीवी काउंसिल तथा फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय का स्थान लिया। जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसने किसका स्थान लिया? प्रीवी काउंसिलिंग, या दूसरा नाम अपन बोले इसको, तथा फेडरल कोर्ट, जिसको अपन संघीय न्यायालय बोलते थे। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ये संघीय न्यायालय, जिसको फेडरल कोर्ट बोलते थे, तथा प्रीवी काउंसिलिंग था, इसका स्थान, इन दोनों का स्थान किसने लिया? सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। तो पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्था का स्थान लिया था? प्रीवी काउंसिलिंग और फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय का स्थान सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था। अनुच्छेद 124 में क्या है? अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, अनुच्छेद 124 से, अनुच्छेद 124 से हम क्या बात करेंगे? 147 तक, 147 तक हम क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम बात अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक करेंगे। तो अनुच्छेद 124 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 124 में लिखा है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ये किस में लिखा गया है? ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 124 में। आर्टिकल 124 में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसमें एक न्यायाधीश होगा तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसमें क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसको अपन बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तथा अन्य न्यायाधीश होंगे कितने? 1+7। कितने होंगे? 1+7। लेकिन संसद को अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। किसको अधिकार है? संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। किसकी संख्या बढ़ा सकती है? संसद। जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि कर सकती है। कौन? संसद। कौन कर सकती है? संसद। वर्तमान में कितने? 33+1 34 क्या है? न्यायाधीश है। एक तो क्या है? CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक है, और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में बात करें तो टोटल 33+1, या इसको अपन बोल सकते हैं 1+33 बराबर 34 न्यायाधीश है। और हम बात करें जब स्थापना की गई थी, तब इसमें क्या थे? 1+7 न्यायाधीश थे। अनुच्छेद 124 में लिखा है कि क्या होंगे, कि अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। वर्तमान की बात करें तो 33+1 34 न्यायाधीश है।
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके लिए वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। और जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वह सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो पूछा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वो किसके परामर्श से करता है? वो भारत के न्यायाधीश से। जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस सीजेआई होता है, उससे क्या चाहता है? विचार विमर्श करता है, सलाह मशवरा करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आगे बात करें अपन परामर्श से क्या तात्पर्य है, कि परामर्श का अर्थ क्या है। यहाँ पर यह बताया गया है परामर्श का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश है, उससे सलाह मशवरा करेगा, बातचीत करेगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस में बताया गया था? ये बताया गया था प्रथम न्यायाधीशवाद 1982 में। प्रथम एक न्यायाधीशवाद होता है, एक वाद होता है कि परामर्श का क्या अर्थ लिया जाए, क्या परामर्श का तात्पर्य लिया जाए। तो 1982 में एक वाद होता है, उसको बोलते हैं एएसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद। क्या होता है? एएसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद। इसमें बताया गया उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 124 की इसके तहत व्याख्या की। प्रथम न्यायाधीशवाद 1982 के तहत उच्चतम न्यायालय ने किसकी व्याख्या की? अनुच्छेद 124 की। अनुच्छेद 124 में जो परामर्श की बात की गई है इसकी क्या की? व्याख्या की एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में। न्यायालय ने माना कि परामर्श सबसे तात्पर्य है और न्यायालय ने क्या बताया? परामर्श शब्द का क्या बताया? तात्पर्य बताया है कि राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश के मध्य विचारों का आदान प्रदान तथा इसके तहत सीजेआई के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है। अभी मैंने बात की कि जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है, कि राष्ट्रपति और जो मुख्य न्यायाधीश के बीच में विचारों का जो आदान प्रदान होता है, दोनों आपस में एक चीज बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं, वो उसका तात्पर्य किससे? परामर्श से है। और इसके तहत ये बताया गया कि सीजेआई होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो क्या करता है? वो राष्ट्रपति को क्या देता है? सलाह देता है। वह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति की ऊपर है कि वो उस सलाह को मान भी सकता है और उस सलाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से ही की जानी चाहिए, क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है वो क्या कहती है? वो ये बोलती है कि राष्ट्रपति महोदय आप क्या करोगे? हमारी दी गई सलाह से क्या करोगे? आप न्यायाधीश होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करोगे। तो इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के मध्य विचारों का आदान प्रदान होना तथा इसके तहत सीजेआई के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से की जानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है? जो मंत्री परिषद होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की को जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। आगे बात करते हैं। दूसरा वाद आता है 1993 का। द्वितीय न्यायाधीशवाद कब आता है? 1993 में। उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया। उच्चतम न्यायालय ने जो 1982 में निर्णय दिया उस निर्णय को 1993 में दूसरे वाद में क्या करता है? न्यायालय बदल देता है। उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और द्वितीय न्यायाधीशवाद 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रपति को दो सलाह देंगे, दो वरिष्ठ न्यायाधीश क्या देंगे? सलाह देंगे और उस सलाह को क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा माना कि सीजेआई मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा, किसके द्वारा? दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। क्या है वो? अब बाध्यकारी है। पहले बाध्यकारी नहीं थी, लेकिन निर्णय को पलट दिया और कहा कि दो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देंगे और वह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। 1+2 न्यायाधीश। इस समय कोलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई, लेकिन कोलेजियम शब्द 1998 में आया। कोलेजियम का मतलब होता है कि 3 या 4 लोग जो क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को न्यायाधीश चुनने के लिए
क्या देंगे, परामर्श देंगे, उसको बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। तो कॉलेजियम व्यवस्था कब आई थी, 1993 में आई थी, लेकिन कॉलेजियम शब्द का प्रयोग पहली बार 1998 में किया गया था। पूछा जाए कॉलेजियम व्यवस्था कब आई, 1993 में व्यवस्था 1993 में अस्तित्व में आई, और जो कॉलेजियम शब्द है वो कब आया, 1998 में। यदि राष्ट्रपति इनकी सलाह को नहीं मानता है तो इसका कारण बताना होगा कि जो राष्ट्रपति को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने सलाह दी है, अगर राष्ट्रपति उस सलाह को मानने से इनकार करता है तो राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, उसका कारण बताना होगा। क्या बताना होगा, कारण बताना होगा कि राष्ट्रपति महोदय ने उनकी सलाह को क्यों नहीं माना। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। और 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको क्या करना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। तब से ये परंपरा चली आ रही है, जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है वो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को बनाया जाता है। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह भी बताया कि जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको क्या बनाना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश बना देना चाहिए, CJI ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। अगला है तृतीय न्यायाधीशवाद 1998। पहला वाद होता है 1982 में, इसके बाद आता है दूसरा वाद 1993 में। 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था आती है अस्तित्व में, और 1998 में तीसरा वाद होता है, इसमें कॉलेजियम शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय की पुष्टि की तथा यह भी माना है कि मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का क्या होगा, कॉलेजियम। क्या होगा कि 4 अन्य न्यायाधीशों का क्या होगा, कॉलेजियम होगा, और वो क्या करेगा, कॉलेजियम राष्ट्रपति को नियुक्ति हेतु सलाह देगा। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, 1993 की क्या की, उस निर्णय की पहले की पुष्टि की, और आगे यह बताया कि 2 की जगह कितने होंगे, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, और वो क्या करेंगे, कॉलेजियम होगा, उनका दल होगा 4 सदस्यों का, वो राष्ट्रपति को क्या देगा, सदस्य देगा। 1993 के वाद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 2 लोग थे, लेकिन ये 2 लोग बढ़कर कितने लोग हो गए, 1998 में 4 लोग हो गए, और इनको क्या कहा गया, कॉलेजियम कहा गया, कि राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए सलाह देंगे। भारत के राष्ट्रपति की इनकी सलाह माननी पड़ेगी, और जो भारत का राष्ट्रपति है उनको इन 4 लोगों की सलाह माननी पड़ेगी। लेकिन यदि इन 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से 2 लोग असहमत है तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कॉलेजियम के 2 सदस्य सलाह से असहमत है, क्या है, सलाह से असहमत है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। यदि इन 4 सदस्य जो कॉलेजियम में वरिष्ठ न्यायाधीश 4 न्यायाधीश शामिल है, किसमें, कॉलेजियम में, अगर इनमें से 2 न्यायाधीश सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात वो 4 में से 2 लोग सहमत है, 2 लोग असहमत है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कॉलेजियम के 2 सदस्य सलाह से असहमत है, राष्ट्रपति को दी गई सलाह से 2 सदस्य तो सहमत है और 2 सदस्य असहमत है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह नहीं मानता है तो उसका कारण बताना होगा, और यदि राष्ट्रपति के द्वारा जो 4 सदस्यों का कॉलेजियम होता है उनकी सलाह नहीं मानी जाती है तो राष्ट्रपति महोदय को उसका कारण बताना होगा कि क्यों वो सलाह नहीं मान रहे हैं। इस समय प्रथम बार कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया गया। कब किया गया, प्रथम बार 1998 में कॉलेजियम शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। कब किया गया, 1998 में, 1998 में पहली बार कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, जो कॉलेजियम शब्द था। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कॉलेजियम शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया, 1998 में किया गया। आगे बात करें तो कालांतर में क्या होता है, एक न्यायिक आयोग बनाया जाता है 99वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये कहा गया कि जो कॉलेजियम व्यवस्था से हैं इसमें उच्च वर्ग के लोगों को ही न्यायाधीश बनाया जाता है, जो SC ST OBC के हैं उन लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। कालांतर में कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि ये एक बंद व्यवस्था है। क्या है, ये एक कौन सी व्यवस्था है, एक बंद व्यवस्था है। इसकी आलोचना की गई बाद में कि कॉलेजियम एक बंद व्यवस्था है जिसमें क्या है, पारदर्शिता का अभाव है, इसमें स्पष्टता का अभाव है, इस पर भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं।
इस पर क्या लगते हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, क्योंकि जो 4 सदस्य कॉलेजियम में होते हैं वो क्या करते हैं, अपने चहेते को ही मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। इसलिए इसका आलोचना की गई, किसकी, कॉलेजियम व्यवस्था की क्या की गई, आलोचना की गई। इस पर पारदर्शिता बंद व्यवस्था इसको कहा गया, क्योंकि वो 4 लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसमें पारदर्शिता का अभाव है, इसमें भाई भतीजावाद होता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय में कुछ ही परिवारों का दबदबा है, इसलिए उच्चतम न्यायालय में सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST OBC, महिलाएं एवं अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या होता है, जो SC ST OBC जो महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको वर्गों के लोगों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन्हीं लोगों का वर्चस्व है, कुछ ही परिवारों का वर्चस्व रहा है। इन आलोचनाओं को देखते हुए 99वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं NJAC, नेशनल जुडिशरी कमीशन। क्या किया गया, इन आलोचनाओं को देखते हुए 99वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NJAC। कब किया गया इसका गठन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किसके तहत किया गया, 2015 में किया गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 99वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन इसको भी बाद में हटा दिया जाता है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को क्या देगा, ये सलाह देगा। और इसका गठन क्यों किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 2015 में 99वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो कि क्या करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को क्या देगा, सलाह देगा। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। इसमें क्या कौन होते हैं, 6 सदस्य का ये आयोग होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। NJAC जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोल सकते हैं अपन CJI, 2 अन्य न्यायाधीश, एक विधिवेता कानून मंत्री हो गया, 1 2 3 4 और 2 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार कितने सदस्य होते हैं, इस आयोग में 6 सदस्य होते हैं। एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, कितने, 2 न्यायाधीश। एक होता है कानून मंत्री, विधि मंत्री, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, 2 न्यायाधीश 3 व्यक्ति, एक कानून मंत्री 4 व्यक्ति और 2 अन्य सदस्य होते हैं, हो गए 4 2 6 सदस्य इसमें होते हैं। कौन कौन होते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश, विधि मंत्री या कानून मंत्री बोल दो इसको, और एक होता है 2 अन्य सदस्य, इसमें कोई भी शामिल होते हैं। 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वो एक समिति के द्वारा की जाती है। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब ये जो 2 सदस्य होते हैं, इन 2 सदस्यों की नियुक्ति, 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, भारत का प्रधानमंत्री PM और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये 3 सदस्य मिलकर ये 2 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन से, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, विधि मंत्री या कानून मंत्री बोल दो, 2 अन्य सदस्य होते हैं। 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता उसका सदस्य होता है। आगे बात करें, उच्चतम न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को शून्य घोषित कर दिया था, जिसको खत्म कर दिया है, इसको हटा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, जो 99वां संविधान संशोधन तो इसको शून्य घोषित कर दिया, इसको बंद कर दिया गया है। और वर्तमान समय में जो पद्धति चल रही है वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत मुख्य न्यायाधीश का चयन किया जाता है। वर्तमान समय में जो हमारे 51वें न्यायाधीश बने हैं वो संजीव खन्ना बने हैं। न्यायालय के अनुसार ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसको उच्चतम न्यायालय ने क्यों शून्य घोषित किया, क्योंकि जो एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, जो क्या करता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, उसको सीमित करने का कार्य करता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, हमारी संविधान का बुनियादी
ढांचा। संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। इस अतः कॉलेजियम व्यवस्था पुनः अस्तित्व में आई और वर्तमान समय में जो न्यायाधीशों का चयन किया जाता है वो कॉलेजियम व्यवस्था से किया जाता है। किस व्यवस्था से किया जाता है? वो कॉलेजियम व्यवस्था से किया जाता है, क्योंकि इस 99वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बंद कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों? उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क दिया कि ये न्यायपालिका की क्या करता है, जो न्यायपालिका है हमारी उसको क्या करता है, उसकी जो स्वतंत्रता है उसको सीमित करता है, उसको रेस्ट्रिकेट करने का कार्य करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। और जो न्यायपालिका है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हमारे संविधान का बुनियादी ढांचा है। इसलिए वापस कौन सी व्यवस्था काम में आई? कॉलेजियम व्यवस्था को वापस पुनः अस्तित्व में आई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बन सकता है, उसकी योग्यता की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेत्ता हो। 5 वर्ष तक की किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, वो क्या रहा हो? 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, 20 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, या तो किसी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। कितने वर्ष तक? न्यायाधीश रहने के लिए 5 साल तक की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, वो 20 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में क्या रहना चाहिए? वकील रहना चाहिए। और राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। कि किसी न्यायालय में वो उच्च न्यायालय है उसमें या तो न्यायाधीश रहा हो किसी भी उच्च न्यायालय में, या क्या रहा हो, वकील रहा हो, और या राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, राय में एक प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। तो 5 वर्ष तक तो उसके जज के रूप में कार्य किया हो, या फिर उसने 20 साल तक किसके रूप में, एक वकील के रूप में कार्य किया हो, वो क्या बन सकता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इनका जो कार्यकाल होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो होता है 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है। तो कार्यकाल की उम्र होती है 65 वर्ष की आयु तक। पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक का इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। इनको पद से हटाने की प्रक्रिया, कि इनके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको किस आधार पर हटाया जा सकता है? इनको 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। अक्षमता, या तो इनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, या सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। निम्नलिखित 2 आधारों पर न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। कि 2 आधार है जिनके आधार पर हम न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं। एक तो है सिद्ध कदाचार और दूसरा है अक्षमता। असक्षमता के आधार पर और सिद्ध कदाचार के आधार पर, गलत आचरण के आधार पर उनको हटा सकते हैं। हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो 50 सदस्य के प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 50 जो सदस्य हैं उनके उस पर साइन होने चाहिए। और लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए। हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों के, कितने सदस्यों के? 50 सदस्यों के। और लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों के, ये ध्यान रखना, हस्ताक्षर होने चाहिए। तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में, या किसी भी सदन में? तो क्या हो जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आगे बात करें हम तो जो सदन का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सदन का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का जो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। वो इसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो सबको पता है क्या होगी, आरोपों की जांच की जाती है। तो यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो आरोपी की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। एक समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। जब उस पे न्यायाधीश पे आरोप लग गए हैं तो उस आरोपों की जांच करने के लिए कोई ना कोई एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति में कौन सदस्य होते हैं?
कि उसमें होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है एक तो, और एक होता है उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। या तो जो उच्चतम न्यायालय है या तो उसका न्यायाधीश बना दिया जाए, या फिर उच्चतम न्यायालय में से कोई भी न्यायाधीश को उसका सदस्य बनाया जा सकता है। तो जो एक सदस्य होता है वो तो होता है या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश हो। दूसरा होता है किसी भी उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा कौन होता है? किसी भी जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश और विख्यात विधि वेता। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं जो क्या करती है, आरोपों की जांच करती है। एक तो सीजेआई हो गया, या फिर कोई अदर अदर दूसरा जज हो गया, दूसरा हाई कोर्ट का क्या हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, सीजे हो गया, और तीसरा होता है विधि वेता। तीसरा कौन होता है? विधि वेता होता है जो कानून की जानकारी रखता है। तो कौन सदस्य होते हैं समिति का? अर्थ का भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश होगा। दूसरा सदस्य क्या होगा? जो उच्च न्यायालय का क्या हो, मुख्य न्यायाधीश हो। तीसरा क्या, प्रख्यात विधिवेता हो, विख्यात विधिवेता हो। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यदि आरोप सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बढ़ने के बाद क्या होगा, यहाँ तक कि जो यहाँ तक हुआ है कि 50 सदस्य राज्यसभा के, 100 सदस्य लोकसभा के हस्ताक्षर करेंगे, फिर आरोपों की जांच होगी, एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति में 3 सदस्य होंगे। उन सदस्यों में भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश हो सकता है, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, और विधि वेता होगा। ये 3 सदस्य होंगे। इन तक की क्या होगी, न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है। यदि आरोप सही बात है प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और यहाँ तक की प्रक्रिया का क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यहाँ तक की जो भी प्रक्रिया होगी उसका न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पूर्वावलोकन की जा सकती है। यदि प्रस्ताव सदन में विशेष, यह प्रस्ताव क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यह प्रस्ताव सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, और इसके बाद दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से, अर्थात तत्पश्चात दूसरे सदन में भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। तो ये भी ध्यान रखना कि जब ये इसका न्यायिक प्रोलग किया जाता है और ये प्रस्ताव क्या होता है, जब पारित किया जाता है तो दोनों सदनों से, जिस सदन में पहले आए वहां पे भी विशेष बहुमत से, जब ये एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो दूसरे सदन में भी क्या होगा, समझने के लिए बात करें कि जो आरोपों की जांच होगी, यहाँ तक क्या कर सकते हैं अपन, आरोपों की जांच का न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है। और जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर ये जो प्रस्ताव पारित होगा ये कौन से, किससे होगा, ये विशेष बहुमत से होगा। दोनों सदनों के द्वारा क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से किससे पारित होगा, ये विशेष बहुमत से पारित होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, न्यायाधीश को हटाने के आदेश जारी करता है। जब दोनों सदनों के विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं। अगर है अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन है। न्यायाधीशों के वेतन किसमें बताए गए हैं, अनुच्छेद 125 में जो न्यायाधीशों को वेतन मिलता है वो बताया गया है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, अर्थात जिसको अपन उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, उसका वेतन है 2,80,000। अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है 2,50,000, और इनको पेंशन मिलती है वेतन का 50%। कितनी मिलती है, वेतन का 50%। तो अनुच्छेद 125 में क्या है, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन, 124 में पढ़ा था कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 125 की बात करता है कि इनको कितना वेतन मिलेगा, न्यायाधीशों का वेतन। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है, 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीश है उनका 2,50,000 है। और जो पेंशन मिलती है, इनका वेतन का 50% क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। आगे की हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने बात की अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, उसमें 1+7 सदस्य होंगे। संसद क्या कर सकती है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। फिर हमने पहला न्यायाधीशवाद 1982 की बात की, 1993 की बात की, कॉलेजियम व्यवस्था आई। 1998 तीसरा वाद जिसमें कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2015 जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की चर्चा की गई, उसको समाप्त कर दिया गया। वापस से कॉलेजियम व्यवस्था
किस में आई, व्यवस्था में आई। और इसके बाद हमने बात की कि राष्ट्र न्यायाधीश को हटाना किस प्रकार जाता है कि हटाने के लिए राज्यसभा में 50 सदस्यों के और लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद क्या आगे आरोपों की जांच की जाती है। आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विख्यात विधिवेता। ये आरोपों की जांच कर सकता है। आरोपी की जांच सही पाई जाती है, प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यहाँ तक का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसके बाद किसी भी सदन में जब होता है तो विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, दूसरे सदन के द्वारा भी विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, हटाने का आदेश जारी करता है। अनुच्छेद 125 हमने बात की न्यायाधीशों के वेतन, जिसमें क्या बताया गया है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,80,000 वेतन मिलता है, अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 वेतन मिलता है, और जो पेंशन मिलती है इनको वो वेतन की 50% मिलती है। अनुच्छेद 26 126 की बात हम कल करेंगे, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करता है, न्यायाधीश की बात करता है। तो हमारी आज की क्लास थी बेहतरीन शानदार तरीके से आपको हमने उच्चतम न्यायालय को पढ़ाने का प्रयास किया है। आप हमें बताएं हमारी क्लास किस प्रकार आपको लग रही है, कुछ कमी है तो हमें सुझाव सजेशन दे, हम उसको और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।